ब्राउनिंग को समझ लें कि रॉबर्ट ब्राउनिंग है कौन। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये कि आपको एरा पता होना चाहिए कि जी हमारा जो पोइट है वो किस एरा से ताल्लुक रखता है, और उसकी कॉन्टेम्पोरेरी सोसाइटी क्या थी, और उसका जो है उसकी अपनी साइकी, उसका अपना इर्द गिर्द का माहौल, और वो कौन सी ऐसी पर्सनैलिटीज थी जिनसे वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था। आपके पास पेपर में एक बड़ा ही कॉमन सवाल आया हुआ है कि रॉबर्ट ब्राउनिंग एज अ मॉडर्न पोइट, ठीक है, और अ रोमांटिक पोइट, या इसी से मिक्स अप होके एक क्वेश्चन आ जाता है। तो आज आपका वो क्वेश्चन जो है वो मैं कंपाइल करवाने जा रही हूँ। रॉबर्ट ब्राउनिंग May 7, 1812 इसकी डेट ऑफ बर्थ है, December 12, 1899 ये इसकी डेट ऑफ डेथ है। ठीक है, पोइट एंड प्ले राइट था, मोस्ट फेमस फॉर हिज ड्रामेटिक मोनोलॉग्स। मोनोलॉग्स कहते हैं खुद कलामी करना, ठीक है, अपने आप से बातें करना। मोनो का मतलब होता है वन, और लोग का मतलब होता है बातें, ठीक है, तो वो अपने आप से खुद कलामी। डायलॉग, डाय का मतलब टू, लॉग का मतलब बातें। दो लोगों के दरमियान जो डिस्कशन होती है उसको डायलॉग कहते हैं, और एक ही इंसान जो अपने आप से खुद कलामी करता है उसको मोनोलॉग कहते हैं। ऑल्दो ही वॉज अ मास्टर ऑफ सेवरल पोएटिक फॉर्म्स, ठीक है, सेवरल पोएटिक फॉर्म्स का मास्टर था, लेकिन मशहूर किस में था। अच्छा जी, सेवरल पोएटिक फॉर्म्स होती कौन कौन सी है? लिरिक्स होती हैं, ठीक है, और इसके अलावा एलेगी होती है। तो वो और भी बहुत सारी पोएटिक फॉर्म्स जो हैं उसका मास्टर था, बट जो है जो मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर था उसकी पोइट्री का वो था ड्रामेटिक मोनोलॉग, समटाइम रेफर्ड टू एज मिसेस ब्राउनिंग हस्बैंड। रॉबर्ट वाज इन द शेडो ऑफ हिज फेमस वाइफ ड्यूरिंग देयर मैरिज, ठीक है, वो जो है। अच्छा जी, वो जो है क्या करता था कि समटाइम रेफर टू एज मिसेस ब्राउनिंग हस्बैंड, कभी कभार उसको मिसेस ब्राउनिंग का हस्बैंड क्यों क्यों कहा जाता था? व्हाई ही वाज रेफर टू एज मिसेस ब्राउनिंग हस्बैंड? बिकॉज Robert was in shadow of his famous wife during their marriage. After her death, Browning career took its own direction. ठीक है, जब तक वो जिंदा रही हैं तो तब तक क्या हुआ कि ब्राउनिंग मतलब उनकी जो एक पर्सनैलिटी थी उसकी वाइफ की, वो उसके ऊपर काफी हावी रही थी, इस वजह से उसको मिसेस ब्राउनिंग हस्बैंड कहा जाता था। और जब उसकी डेथ होगी उसकी वाइफ की, तो उसका करियर जो है उसने अपनी अपनी डायरेक्शन खुद ली। बाय दिस 1816 रॉबर्ट ब्राउनिंग वाज अ राइवल टू अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। टेनिसन का ये राइवल था। राइवल किसे कहते हैं? जो कि उसका हरीफ था बेसिकली, ठीक है, कॉम्पिटिटर। Browning was considered a wise philosopher and a religious teacher by many of his followers. Others considered him to be an innovative poet who developed a unique poetic form. ठीक है, अब यहाँ पे क्या था कि ब्राउनिंग जो है उसको वाइस फिलोसोफर भी कहा जाता था, रिलीजियस टीचर भी कहा जाता था ऑफ हिज फॉलोअर्स। अदर्स कंसिडर्ड हिम टू बी एन इनोवेटिव पोएट, और बाकी उसको क्या कहते थे? इनोवेटिव पोएट कहा करते थे, जो कि डेवलप करते हैं यूनिक पोएटिक फॉर्म को, जिसको ड्रामेटिक मोनोलॉग कहते हैं। उसके बाद अब हम देखते हैं, रॉबर्ट ब्राउनिंग was born to a wealthy family. His father had an extensive library and his mother was interested in religious and the arts. Robert was allowed to study at his own pace and mostly at home with the guidance of a tutor. He published his first poem in 1833, which was received well. However, his emotional openness was criticized and he vowed to never expose his personal feeling to the public again. और वो जो है पब्लिश उसने फर्स्ट पोएम अपनी 1813 में की, जो कि रिसीव बहुत अच्छा उसने, मतलब रिसीव वेल का मतलब है अच्छी खासी उसको शोहरत मिली उसकी वजह से। और ऑल दो उसके जो इमोशनल ओपननेस थी वो जो है उसको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया, और उसने फिर वादा किया कि वो कभी भी अपनी पर्सनल फीलिंग पब्लिक के सामने कभी भी सामने नहीं लाएगा। वेरी ऑफ पोएट्री, रॉबर्ट ट्राइड राइटिंग प्लेस बट वाज मोर अ फेलियर देन अ सक्सेस। उसने प्लेस भी लिखे, ड्रामास भी लिखे, लेकिन वो इस फील्ड में थोड़ा अनसक्सेसफुल रहा।
His script gave him experience in writing dialogue, and which finally directed him to the best display of poetry, the dramatic monologue. अब वो जो स्क्रिप्ट लिखा करता था ना, उसकी वजह से क्या हुआ, उसको डायलॉग राइटिंग का एक अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, और फाइनली क्या हुआ कि उसने अपने बेस्ट डिस्प्ले ऑफ पोइट्री उसने शो किया, जिसको ड्रामेटिक मोनोलॉग कहा जाता है। ब्राउनिंग बिकेम एन एथिस्ट। एथिस्ट किसे कहते हैं? जिनका कोई रिलीजन नहीं होता, उसको एथिस्ट कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि वो एक एथिस्ट बन गया और लिबरल बन गया आफ्टर रीडिंग शैलीज वर्क। हिज लेटर मेच्योरिटी ब्रॉट हिम बैक टू द गॉड। ठीक है, बाद में जब वो उसकी मेच्योरिटी हुई तो वो वापस खुदा की तरफ आया, एंड ही नेवर लॉस्ट हिज ड्राइव फॉर द आइडियाज एंड गोल्स। और फिर उसने कभी भी अपनी जो ड्राइव है, अपनी कोशिशें अपने आइडियल्स और गोल्स की तरफ कभी भी लॉस नहीं की। अब यहाँ पे देखें कि एथियस्ट बेसिकली क्या किसे कहते हैं? एथियस्ट, एथिज्म कहते हैं नो गॉड कॉन्सेप्ट को। एथियस्ट का सबसे बड़ा पता है फॉर्मूला क्या है? वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं जो ह्यूमैनिटी है ना, वो सबसे बड़ा रिलीजन है। ठीक है, तो इस वजह से कोई गॉड है ही नहीं। आप देखिए ना, आजकल आप ह्यूमनिज्म पे और इस तरह से बड़ा ये कह के लोगों को अल्लाह से दूर किया जाता है कि नहीं जी ह्यूमैनिटी सबसे बड़ा रिलीजन है। इसी तरीके से हम इस्लाम में भी तो यही कहते हैं ना, नहीं जी वो अल्लाह ताला जो है ना, हकूकुल्लाह तो माफ कर देगा, हकूकुल इबाद माफ नहीं करेगा। कहते हैं कि नहीं कहते? अल्लाह ताला हकूकुल्लाह भी माफ नहीं करेगा, नहीं तो 5 वक्त की नमाज फर्ज ना होती। समझ रहे हैं बात को? रोजा फर्ज ना होता। इनकी माफी नहीं है, ये जो फर्ज इबादत है ना, इनकी माफी नहीं है। तो कहीं भी हकूकुल्लाह की माफी भी नहीं है। वैसे तो हकूकुल्लाह बहुत है, लेकिन जो अल्लाह ताला ने सबसे पहले कहा कि पहले मेरी इबादत करो, फिर वालिदैन जो है, ठीक है, पहले एक अल्लाह को मानो, फिर वालिदैन के साथ उसने सलूक करो, वाजिल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वब्ने सबील, फिर अल्लाह ताला ने कहा बाकी सारे। तो अल्लाह ताला ने तो कहीं नहीं कहा कि मेरी इबादत ना करो, या मैंने अपनी इबादत माफ कर दी है, कहीं पे भी नहीं कहा। तो ये क्या है, जो एथिस्ट होते हैं, इसी तरीके से आपको और भी बहुत सारे फ्लायर्स मिलते होंगे जिसमें बड़ा ही वो टारगेट किया जाता है रिलीजन को, कि या फिर जो रिलीजियस उल्मा होते हैं, चाहे वो क्रिश्चियनिटी के हैं, चाहे वो ज्यूज के हैं या मुसलमानों के हैं, तो वहां पे क्यों टारगेट किया जाता है? क्योंकि वो ये शो करने की कोशिश कर रहे होते हैं एक्चुअली ये जो एथिस्ट है, ये बहुत बड़ा तबका है जो कि पूरी कायनात को, पूरे इंसान को रिलीजन से दूर करने में लगा। अब वो चाहे क्रिश्चियनिटी से दूर कर दें, देखें जो भी रिलीजन है वो वन गॉड को तो मानता है, एक अल्लाह को तो मानता है ना। ठीक है, तो आप इंसान को मत नफर कर दें खुदा से, बस हो गया। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, तो दैट इज बेसिकली द एथिज्म। लेकिन बाद में जब वो मेच्योर हुआ तो उसको फिर पता चला कि अब उसको अपने आइडियाज और गोल्स की तरफ अपनी ड्राइव कभी भी नहीं छोड़नी। रॉबर्ट सेड हिज रिलेशनशिप विद हिज वाइफ वाज बेस्ट, लव स्वेप्ट अवे ऑल ऑब्स्टिकल्स सच एज हर ओवर बेयरिंग फादर। अच्छा जी, अब यहाँ पे उसका उसकी वाइफ के साथ जो उसका रिलेशन था वो बहुत ज्यादा बेस्ट था, और लव स्वेप्ट अवे ऑल ऑब्स्टेकल्स, ऑब्स्टेकल्स कहते हैं कि रुकावटों को। ठीक है, तो उसकी जो मोहब्बत थी उसकी बीवी के साथ, उसने उसके तमाम ऑब्स्टेकल्स को दूर कर दिया, यहाँ तक कि उसका जो ओवर बेयरिंग फादर, उसका फादर काफी सख्त था। आफ्टर एलिजाबेथ डेथ, रॉबर्ट स्पेंट हिज रिमेनिंग 28 years राइटिंग पोइट्री एंड एंजॉइंग द फ्रूट ऑफ हिज लेबर्स। ठीक है, उसकी डेथ के बाद उसने फिर अपनी पोइट्री लिखी। ही इज बरीड इन वेस्टमिंस्टर एबे। उसके वर्क्स के बारे में देख लेते हैं। आफ्टर रिटर्निंग टू इंग्लैंड व्हेन एलिजाबेथ डाइड, रॉबर्ट पब्लिश्ड अ वॉल्यूम 12 volume poet The Ring and the Book. The poem was inspired by a sensational murder trial in Italy. It is unique because it is written from the point of view of many characters, revealing various levels of the story and perspectives of reality. अब यहाँ पे देखें कि उसके वर्क्स कैसे थे। वापस आया इंग्लैंड में जब एलिजाबेथ की डेथ हो गई, रॉबर्ट ने 12 वॉल्यूम पोएम जो है वो लिखी, द रिंग एंड द बुक। और पोएम जो है वो इंस्पायर्ड थी सेंसेशनल मर्डर और ट्रायल जो कि इटली में हुआ। और इसकी ये क्यों यूनिक थी? क्योंकि इट इज रिटन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मैनी कैरेक्टर, बहुत से कैरेक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लिखी गई, एक कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लिखी गई। ठीक है, रिवीलिंग वेरियस लेवल्स ऑफ द स्टोरी एंड पर्सपेक्टिव और रियलिटी, जो कि वेरियस लेवल्स ऑफ स्टोरी और पर्सपेक्टिव और रियलिटी को शो करता है। The poem set the stage for late writers who experimented with point of view, sometimes that was not done prior to Browning.
अब यहाँ पे देखें कि क्या हुआ कि पोएम ने क्या किया, सेट द स्टेज फॉर लेट राइटर्स। लेट राइटर्स बाद में आने वालों के लिए एक स्टेज सेट किया, हु एक्सपेरिमेंटेड विद पॉइंट ऑफ व्यू समथिंग दैट वाज नॉट डन प्रायर टू ब्राउनिंग। जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, हु एक्सपेरिमेंटेड विद पॉइंट ऑफ व्यू, उन्होंने उसने उस पॉइंट ऑफ व्यू से के साथ एक्सपेरिमेंट किया, कुछ ऐसी चीज थी जो कि ब्राउनिंग से पहले नहीं कभी किसी ने की थी। ठीक है, तो उसने फिर आने वाले जो राइटर्स हैं उनके लिए एक स्टेज सेट कर दिया, एक प्लेटफॉर्म बना दिया कि वो इस लेवल पे आके पोइट्री करे जो कि ब्राउनिंग से पहले वाले लोगों ने नहीं किया था। उसके बाद देखते हैं कि ये जो ड्रामेटिक मोनोलॉग हैं अलाउड ब्राउनिंग टू शेयर द पर्सनैलिटी ऑफ हिज मेन कैरेक्टर थ्रू द कैरेक्टर्स ओन वर्ड्स। ठीक है, अब मोनोलॉग में मैंने आपको बताया था क्या होता है कि जो मेन कैरेक्टर होता है ना वो खुद कलामी करता है, वो बात करता है, वो अकेला ही होता है। ठीक है, उस पूरी स्टोरी के अंदर वो खुद ही अपने आप से बात कर रहा होता है, उसके अपने ही व्यू पॉइंट्स होते हैं, और वो अपनी ही ऑब्जर्वेशन एक कहानी के अंदर एक्चुअली बयान कर रहा होता है। तो ड्रामेटिक मोनोलॉग ने अलाउ किया ब्राउनिंग को कि वो शेयर करे पर्सनैलिटी जो कि उसके मेन कैरेक्टर की थी थ्रू कैरेक्टर्स ओन वर्ड्स, कैरेक्टर के अपने वर्ड से। ठीक है, अब ड्रामेटिक मोनोलॉग में होता क्या है, एक कैरेक्टर होता है जो राइटर बनाता है, वो कोई एनोनिमस कैरेक्टर होता है। ठीक है, और हर चीज राइटर उस एनोनिमस कैरेक्टर के थ्रू हमें बता रहा होता है। द रीडर मस्ट डिटरमाइन व्हाट इज रियल, व्हाट इज फैक्चुअल एंड व्हाट मे बी सिंपली द रैम्बलिंग ऑफ अ मैड मैन। अब वो जो रीडर है उसको डिटरमिन करना है कि क्या रियल है, क्या फैक्चुअल है, एंड व्हाट मे बी सिंपली द रैम्बलिंग्स ऑफ मैडमैन, और क्या ऐसी रैम्बलिंग्स है, रैम्बलिंग्स यानी कि एक मैडमैन जो बस खाम खाम ही बोले जा रहा है, कि क्या वो कोई मैडमैन है जो एम ही बोले जा रहा है। ठीक है, द ड्रामेटिक मोनोलॉग अलाउड ब्राउनिंग टू एक्सप्लोर द वे पोइट्री शुड बी रिटन। और ये जो ड्रामेटिक मोनोलॉग हैं ये अलाउ करते हैं ब्राउनिंग को कि वो एक्सप्लोर करें द वे कि जिसमें पोइट्री को लिखा जाए। इट इज ऑल्सो अलाउड हिम टू एक्सपेरिमेंट विद लैंग्वेज एंड सिंटैक्स। और अब जो है उस मतलब इसी ड्रामेटिक मोनोलॉग ने जो कि उसकी मतलब मेन एक क्वालिटी थी, ठीक है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, तो वो उसको अलाउ किया उसने कि वो एक्सपेरिमेंट करे लैंग्वेज के साथ और सिंटैक्स। सिंटैक्स किसे कहते हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर को। ठीक है, सिंटैक्स एक्चुअली लिंग्विस्टिक्स जब आप कभी पढ़ें तो उसमें आप पढ़िएगा सिंटैक्स को इन डिटेल, तो बेसिकली सेंटेंस स्ट्रक्चर को कहते हैं। His poem often sound harsh and unpoetic when presenting the voice of certain characters. अब उसकी जो पोएम्स हैं उसके अंदर कुछ हार्श और अनपोएटिक असरात फील होते थे। ठीक है, जब उसको ऐसे प्रेजेंट किया जाता था कि उसके अंदर वॉइसेस ऑफ सर्टेन कैरेक्टर्स हैं। अगर आप मॉडर्न पोइट्री उठा के देखें ना, 20th सेंचुरी एंड अबव, अगर लार्किन की पोइट्री उठा के देखें जो वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 से के बाद की पोइट्रीज हैं, उसके अंदर आप इंटीरियर मोनोलॉग्स और इस तरह की चीजें आप बहुत ज्यादा देखेंगे। Browning presented most of his character from past, yet he still addressed modern issues such as fate, doubt, good, evil, and purpose of the artist in modern life. अब वो क्या करता है, अपने उसने जितने भी कैरेक्टर्स शो किए जो कि इन पोएम्स के अंदर थे, ठीक है, तो वो जो है क्या करते थे, वो जो कैरेक्टर्स थे फ्रॉम हिज पास्ट येट ही स्टिल एड्रेस मॉडर्न इश्यूज। ठीक है, कैरेक्टर्स तो वो पास्ट से लेता था लेकिन इश्यूज वो मॉडर्न के शो करता था, जैसे फेथ है, डाउट है, गुड इवल एंड द पर्पस ऑफ आर्टिस्ट इन मॉडर्न लाइफ। और एक आर्टिस्ट का पर्पस जो है वो मॉडर्न लाइफ में क्या होना चाहिए। अब यहाँ पे देखें, ये जो फेथ, डाउट, गुड, इवल, ये वो थीम्स हैं, ये वो आइडियाज हैं जो पुराने जमाने में भी थे और आज भी हैं। इनको थीम्स कहते हैं। थीम्स किसे कहते हैं, यूनिवर्सल आइडियाज को कहते हैं। आपको हमेशा पता होना चाहिए कि ये जो कैरेक्टर है या ये जो पोएट है ये नॉर्मली किन थीम्स पे बात करता है, किन यूनिवर्सल आइडियाज पे बात करता है। तो अगर हम ब्राउनिंग की बात करें तो उसका वे ऑफ पोइट्री जो है वो इंटीरियर मोनोलॉग है। ठीक है, यानी कि खुद कलामी, वो डिफरेंट कैरेक्टर्स पोर्ट्रे करता है और उनके थ्रू, उनके इंटीरियर मोनोलॉग के थ्रू या ड्रामेटिक मोनोलॉग के थ्रू वो जो है अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू बयान करता है। ठीक है, दैट इज बेसिकली द स्टाइल ऑफ हिज पोइट्री।
बट वो किन थीम्स को टारगेट करता है, किन यूनिवर्सल आइडियाज को टारगेट करता है, हमने ये भी देखना है। अब वो किन चीजों को टारगेट करता है, दैट इज द लॉस ऑफ फेथ, दैट इज द गॉड, दैट इज द इवल, दैट इज द डाउट। ठीक है, फेथ और डाउट, फेथ होगा तो लॉस ऑफ फेथ, जैसे मैं कहती हूँ ना, इफ फेथ गोज एवरीथिंग गोज, तो दैट इज बेसिकली द थिंग। और फिर क्या होता है कि जब वो कोई पास्ट कैरेक्टर्स शो करता है ना, तो हमेशा वो पास्ट एंड प्रेजेंट को कंपेयर एंड कंट्रास्ट भी करता है। तो अब आगे चलते हैं। उसके बाद आप देखिएगा यहाँ पे, रॉबर्ट सीम टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ गॉड एज क्रिएटर एंड मैन एज सिंफुल क्रिएशन। ठीक है, कैसे वो देखता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ गॉड को, कि वो क्रिएटर है और मैन एक सिंफुल क्रिएशन है। बिलीव इन अ परफेक्ट हेवन एंड एटर्नल सोल। ही वांट एन एक्सट्रीमली ऑप्टिमिस्टिक मैन। ऑप्टिमिस्टिक किसे कहते हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव? पॉजिटिव मैन जो होपफुल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, दो सोल्स, परफेक्ट हेवन एंड एटर्नल सोल, अंडरस्टैंडिंग गॉड एज अ क्रिएटर एंड मैन एज अ सिंफुल क्रिएशन। बंदे का और अल्लाह का जो ताल्लुक है वो उसको बयान करता है। ही वॉज एन एक्सट्रीमली ऑप्टिमिस्टिक मैन, येट हिज वर्क शोज दैट ही वॉज वेरी अवेयर ऑफ द इवल इन द वर्ल्ड। ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक होना, होपफुल होना। ठीक है, देखिए, कभी भी ये मत सोचिएगा, हमारा सबसे बड़ा कसूर क्या है, जब हम पैसिमिस्टिक होते हैं। हम एक बुरी दुनिया के अंदर, एक दुनिया के अंदर जन्नत ढूंढ रहे हैं, हालांकि दुनिया में इवल ज्यादा है और गुड कम है। इंसानों में भी आप देख लें, जब से अंबिया अलैहिस्सलाम आए, उनसे पहले की दुनिया, उनसे उनके बाद की दुनिया, अब की दुनिया, तो इवल हमेशा ज्यादा होगा और गुड हमेशा कम होगा। वैसे भी देखा जाए ना, तो सोना कम होता है और आम मेटल जो है वो ज्यादा होता है। समझ रहे हैं बात को? तो जो चीज महंगी होती है, जो चीज प्रीशियस होती है, वो हमेशा कम होती है। तो कभी भी ये मत सोचा करें कि अगर हम अच्छे हैं तो लोग तो हमारे साथ अच्छा नहीं कर रहे। तो भाई, आपके अच्छे होने का लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है। यू आर प्रीशियस वन। आप इस दुनिया के वो प्रीशियस लोग हैं अगर आप अच्छे हैं तो, कि जो बहुत कम है दुनिया में। इतने सारे लुटेरों में एक बंदा ऐसा है जो कि खुद भी कमाए और औरों को भी रास्ता दिखाए। ठीक है, जो खुद भी पढ़े, औरों को भी पढ़ाए। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि हु इज द प्रीशियस वन। तो लुटेरों को इतना डिस्कस करने से ज्यादा बेहतर है कि खुद वो प्रीशियस लोग बन जाएं, जिनकी वजह से दुनिया कायम है। तो ये आपकी एक होप होती है। ठीक है, अगर आप होपलेस हो जाएंगे तो आप बुरे इंसानों के साथ बुरे हो जाओगे। और अगर आप होपफुल होगे, ऑप्टिमिस्टिक होगे, तो आपको यकीन होगा कि मुझे चाहे इज्जत मिले या ना मिले, मैं तो हक पे डटी रहूंगी। ठीक है, मुझे तो सच बोलना है, मुझे तो गलत नहीं बोलना, मुझे तो लोगों के साथ अच्छा करना है। तो फिर हम क्या होंगे, हम होपफुल होंगे। तो बुरी दुनिया के अंदर जन्नत ढूंढने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जन्नत आपको मरने के बाद ही मिलेगी। ठीक है, तो दुनिया में रह के जन्नत ना ढूंढे, दुनिया में रह के ऐसे अमाल कर लें कि जन्नत मिल जाए। समझ रहे हैं बात को? तो ऐसे अमाल इंशाल्लाह हम करेंगे, जरूर करेंगे। और उसके बाद, येट ही वॉज एक्सट्रीमली ऑप्टिमिस्टिक, और उसने, हालांकि वो जानता था इवल इन द वर्ल्ड, तो क्या अच्छे इंसान को इवल इन द वर्ल्ड का पता नहीं होता? पता होता है ना, उसको पता होता है ना गलत तरीके से कैसे पैसे कमाने। ठीक है, लेकिन फिर भी अच्छा इंसान जो होता है वो इस तरह की हरकतें नहीं करता। ठीक है, तो मोस्ट विक्टोरियन पोइट्स imitated the style of the great romantic writers as well as Milton, Spencer and Virgil। तो मोस्ट विक्टोरियन पोइट्स जो है वो इमिटेट करते हैं स्टाइल ऑफ ग्रेट रोमांटिक राइटर्स को। ठीक है, जैसा कि मिल्टन है, स्पेंसर है और वर्जल है। ब्राउनिंग जो है वो मोर कंपेरेबल है टू डन, शेक्सपियर एंड चॉसर। His narrative style with hidden meanings left to be discovered by the reader। Browning work is not just as challenge। अब यहाँ पे देखें, बहुत से विक्टोरियन पोइट्स हैं जो इमिटेट करते हैं किस किस के स्टाइल को, रोमांटिक राइटर जैसे कि मिल्टन, स्पेंसर और वर्जिल को। और ब्राउनिंग जो है वो ज्यादा कंपैरेबल है जॉन डन के साथ, शेक्सपियर और चौसर। अगर हम ब्राउनिंग को देखें तो उसका कंपैरिजन इन तीन के साथ बनता है। ही इज नैरेटिव, a narrative style with hidden meaning left to be discovered by the reader। और उसने जो है, उसका जो नैरेटिव स्टाइल है
उसके अंदर वो हिडन मीनिंग्स हैं। सॉरी, जो कि बाद में डिस्कवर हुए उसके रीडर्स ने। तो ब्राउनिंग वर्क इज नॉट जस्ट अ चैलेंज इन अनकवरिंग द स्टोरी, but also in determining what he left out and how that may impact the meaning of the poem. अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि उसका चैलेंज जस्ट ये नहीं था कि वो अनकवर करता स्टोरी को। अनकवरिंग द स्टोरी का मतलब है कि भाई उसने अपनी स्टोरी जो है दुनिया के सामने खोल खोल के बयान करनी थी। देखिए हम क्या करते हैं, हम प्रॉब्लम्स को खोल खोल के बयान करते हैं। प्रॉब्लम्स को खोल के बयान करने से कुछ भी नहीं होगा, नेगेटिविटी सामने आएगी। ठीक है, लेकिन हम प्रॉब्लम की बजाय हम कहेंगे भाई ये प्रॉब्लम है लेकिन उसका सोल्यूशन ये है, तो हम अगर सोल्यूशन को खोल के बयान करें तो पूरी दुनिया सोल्यूशन की तरफ आने लग जाएगी ना। है कि नहीं है? है कि नहीं है? अब पाकिस्तान से कितना बंदा बाहर जा रहा है? जा रहा है ना। और ये तो पूरा, मतलब मैं कहती हूँ कि नहीं जाना चाहिए। जहां पे आप हैं कम से कम आप उसको तो कुछ दें ना। आप पढ़ते हैं लिखते हैं, यहाँ से पढ़ते लिखते हैं, जाके आप दूसरी नेशंस को जाके उनकी नौकरी कर रहे हैं, तो ज्यादा बेहतर आप यहाँ से पढ़े लिखे। लेकिन क्या है, हमारा मीडिया अवेयरनेस ही नहीं दे रहा हमें। सारा दिन हम प्रॉब्लम सुनते हैं, मुल्क के प्रॉब्लम्स हैं तो अल्लाह ने कुछ सॉल्यूशंस भी तो दिए होंगे ना भाई। तो सॉल्यूशंस देना सिर्फ सारी शाम सरवर का काम या रेहान अल्लाह वाला का काम, या फिर इनका तो नहीं है। ये जो इतने बड़े बड़े मीडिया चैनल्स हैं इनका क्या काम रह गया फिर पीछे? सारा दिन जो है वो एक ही गर्दान चलती रहती है नेगेटिविटी की। तो इसी तरीके से जो एक पोइट है उसके सामने चैलेंज क्या होता है कि वो सिर्फ अनकवर नहीं करता स्टोरी को, बल्कि इन डिटर्मिनिंग व्हाट ही लेफ्ट आउट, ये डिटरमिन करना कि उसने पीछे क्या छोड़ा। अलामा इकबाल अगर पीछे नजरिया पाकिस्तान या दो कौमी नजरिया ना छोड़ते तो क्या पाकिस्तान बन जाता? कभी भी ना बनता। तो कौमें नजरिए पे बनती हैं, हम लोग अपना नजरिया भूल गए। और इसी तरीके से जो पोइट्स हैं उनको पता होना चाहिए कि उनका असल में काम क्या है। ठीक है, तो फिर वो सही मीनिंग्स में सॉल्यूशंस को डिफाइन करते हैं, एक ऑप्टिमिस्टिक सोच को देते हैं, एंड हाउ दैट में इम्पैक्ट, और इसका क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है। ठीक है, द मीनिंग ऑफ द पोएम, और क्या उसने पीछे छोड़ा, और ये इसका इम्पैक्ट जो है मीनिंग ऑफ द पोएम पे क्या हो सकता है। तो अगर आप रीडर को कुछ दे रहे हो, देखिए आप अपने अल्फाज से बहुत कुछ दे सकते हो इस दुनिया को। ठीक है, आप एक्शन से पहले अल्फाज काम करते हैं। आप अपने अल्फाज से, चाहे वो राइटिंग में है चाहे वो बोलने में है, आप अपने अल्फाज से दुनिया को बहुत कुछ दे सकते हो, और कुछ नहीं कम से कम होप तो दे ही सकते हो। ब्राउनिंग्स वर्क इज said to be characterized by energy. His handshake was compared to an electric shock. ठीक है, ब्राउनिंग का जो काम है उसको क्या कहा जाता था कि ये एनर्जी है। उसका हैंडशेक जो है वो कंपेयर किया गया कि इलेक्ट्रिक शॉक, यानी कि एक इंसान के अंदर एक मोटिवेशन की लहर आ जाना, एक इंसान के अंदर होप पैदा कर देना, और इतनी होप पैदा कर देना कि वो इंसान मतलब जी उठे। तो इसको हम कहते हैं कि ये उसका जो हैंडशेक था वो एक इलेक्ट्रिक शॉक था। His work must be read several times to find the various layers to the character, the story and ultimately the message. और उसका जो वर्क है उसको रीड किया जाता है several time to find various layers to the character, कि different layers to the character, different layers to the character यानी कि एक ही कैरेक्टर है, उसके डिफरेंट लेयर्स क्या हो सकते हैं, उसकी स्टोरी विद इन द स्टोरी, स्टोरी की स्टोरी विद इन द स्टोरी क्या हो सकती है, पास्ट एंड प्रेजेंट का कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, उसका कंपैरिजन क्या हो, एंड अल्टीमेटली द मैसेज, एंड द फाइनल मैसेज जो हम किसी भी इंसान को देते हैं वो क्या हो सकता है। ठीक है, तो दैट इज द बेसिक थिंग कि उसने सिर्फ पोइट्री नहीं लिखी, बल्कि उसको ये भी पता था कि एज अ पोइट उसका फंक्शन क्या है, उसने पीछे छोड़ के क्या जाना है। आपने अपनी लेगेसी में सिर्फ जायदादें छोड़ के नहीं जानी, या माओ ने सिर्फ अपनी ज्वेलरी बेटियों के लिए नहीं छोड़ के जानी होती। व्हाट द विजन यू हैव गिवन टू योर जो आपके जो है जो आपके बाद में आने वाले हैं उनके सामने आप क्या छोड़ के जा रहे हैं दुनिया में। ठीक है, क्या आप अब्दुल सत्तार ईदी जैसे इंसान बन सकते हैं इनके जो दुनिया में पीछे कोई होप छोड़ के जाएं? जैसे मैंने अभी अल्लामा इकबाल की बात की, ही वॉज ऑल्सो पोइट। जो नजरिया उन्होंने दिया, जो बेदारी उन्होंने दी, जो एक शौक और वलवला उन्होंने पैदा किया, क्या हम ये कर सकते हैं? और क्या ये, अगर
कर सकते हैं, तो क्या ये बहुत मुश्किल काम है? बिल्कुल मुश्किल नहीं है। इसके लिए आपके अंदर इतनी विल पावर होनी चाहिए कि आप कुछ कर सकें। अच्छा जी, आज का जो होमवर्क है वो सुन लें, ठीक है? आपने रॉबर्ट ब्राउनिंग एज अ पोएट जो है इसको आज करना है, और इसके जो मेजर पॉइंट्स हैं वो आप लोगों ने लिखने हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये, जो सब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस आते हैं, जो एनुअल सिस्टम में आते हैं, हमेशा हमेशा पेपर सॉल्व कर, जैसे ही आपके सामने कोई क्वेश्चन आता है, आप लोगों ने करना क्या है? आप लोगों ने उसके एनी 10 to 15 की पॉइंट्स निकाल लेने हैं। आज आपने मुझे जो असाइनमेंट सॉल्व करके देनी है, उसमें आपने करना क्या है कि सबसे पहले आप 15 की पॉइंट्स लिखोगे। उसके बाद आप उन 15 की पॉइंट्स के ऊपर एक एक पैराग्राफ लिखोगे, ताकि ये ना हो कि पिछला पैराग्राफ कुछ और कह रहा है और अगला पैराग्राफ कुछ और कह रहा है। You have to be to the point, or any 5 quotes about Robert Browning. That is your today's assignment. यहाँ तक अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन क्लास?